बच्चों, मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हम जो क्लास लेकर आए हैं वो ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आए हैं। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सजो कर रखा है आपके लिए। और बेटा, आप समय हमारे पास कम बचा है तो आप जो है अच्छी चीजों को पढ़ें और टॉपिक को पूरा करते हुए पढ़ें, नई चीजों को ना पढ़ें। ये मेरा आपको सुझाव है। पेपर्स आपका 2 दिन बाद होना ही है, तो वहां पर अब आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और हो सके तो 3 इडियट मूवी आप देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको रिलैक्स लगेगा। देखो, प्रश्न है पहला, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जो अच्छा होता है वो पुल्लिंग होता है, जो अच्छी है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग बनेगा। एक शॉर्ट ट्रिक्स वर्ड्स है वो। तो देखो यहाँ पर दाता का क्या बन जाएगा, दाती, दात्र, दात्री या दित्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दात्री हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, दात्री हो जाएगा। तो पहले का आंसर जो बनेगा सी बनेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, दही, पानी, घी, मोती, ये जो शब्द हैं बेटा हमारे, ये 4 शब्द हमारे पुल्लिंग में रहते हैं। आयोग इन शब्द को बहुत पूछता है, दही शब्द बहुत पूछा जाता है, तो ये शब्द पुल्लिंग है। और पुल्लिंग क्यों है, ये हिंदी व्याकरण ये कहता है कि जिन शब्दों पर बड़ी की मात्रा लग जाती है वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो देखो यहां पर भी हमें यहां पर भी हमें यहां पर भी देखो हमें बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है यहाँ पर हमारे। लेकिन अगर मैं एक शब्द लिख दूं यहाँ पर नारी, नारी शब्द पे बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन ये शब्द क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। और ये शब्द हमारे क्या है, पुल्लिंग है। तो ये शब्द भी आपसे संभावित हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि आयोग क्योंकि पुनः ही पुराना ही मूल्यांकन होता है। और वहां पर बच्चों को प्रीवियस ईयर की अगर तैयारी करते हुए बच्चा चल रहा है तो वहां पर उसको बेनिफिट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेते हैं हम। वीर का स्त्रीलिंग है, वीर का स्त्रीलिंग होगा परांगना, वीरांगना, वीरगति या वीरावती। तो देखो, वीर का स्त्रीलिंग जो बनता है वो सही आंसर होगा बेटा वीरांगना। क्या होगा सही आंसर इसका, वीरांगना होगा। सही आंसर क्या होगा बेटा, वीरांगना होगा। ठीक है, अगले तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रस्त प्रस्तर का तद्भव शब्द बताना है, प्रस्तर का तद्भव शब्द बताना है। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, प्रस्तर शब्द में देखो प्रा लग रहा है, ठीक है, हमारा पदेन्द्रा लगा हुआ है। तो ये शब्द क्या होगा, हमारे तत्सम शब्द हो गए हमारे। तो देखो इसका ए पाथर, बी पत्थर, सी पत्थर या डी पत्थर। ठीक है, तो इसका जो प्रस्तर शब्द है, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा बेटा, पत्थर होगा। क्या होगा, पत्थर होगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और हाँ, चलो अगले प्रश्न में बात करेंगे वहां पे। शींग शब्द का तत्सम रूप होगा, शींग का तत्सम रूप होगा ती, श्रंग, शिंग, श्रंग या सिंग। ठीक है, तो यहां पर ये जो श्रंग नहीं होगा, इस शब्द में उस शब्द में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, लेकिन ये तो होगा नहीं। ये शब्द यहां पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसकी वर्तनी शुद्धि पे बात कर लेते हैं। देखो श्रंग शब्द ऐसा लिखा जाता है बेटा, ये पदेन रा जो होता है वो नहीं आता, तो यहाँ पर ये अशुद्धि है, यहाँ पर ये वाला रा इसमें नहीं होगा, श्रंग शब्द होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, शी होगा। नेक्स्ट हम पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन पांचवें प्रश्न से चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे बात कर लूँ एक, कि मैंने तत्सम तद्भव की आपको ट्रिक बताई थी कि जिन शब्दों को ऊपर ये वाला रा आ जाए, ये वाला रा या ये वाला रा आ जाए, ये वाला शाह आ जाए, ये वाला शाह आ जाए, ये वाला शाह आ जाए, या पूरा शाह आ जाए, छा आ जाए, त्रा आ जाए, या आ जाए, ए आ जाए, और अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए, और क्या था हमारा, ऐ की 2 मात्रा, औ की 2 मात्रा, तो वहां पर वो शब्द क्या होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे। और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तद्भव के लिए आपको याद रखना है कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु होगा, क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा, चंद्र बिंदु होगा, तो वो शब्द आपके क्या होंगे बेटा, चंद्र बिंदु अगर है हमारा तो वो क्या बनेगा, हमारा चंद्र बिंदु अगर है तो वो शब्द क्या बनेगा, हमारा तद्भव बनेगा। क्या बनेगा, तद्भव बनेगा। ठीक है,
ये कुछ वर्ड्स थे। अगला देखें हम नेक्स्ट। पांचवा प्रश्न है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? ए विकल्प रखा है दिगु, बी बहुब्री, सी कमधारे और डी तत्पुरुष। सही आंसर इसका क्या होगा? तो देखो, तिरंगा जो है हमारा एक फ्लैग है, और फ्लैग क्या है बेटा? हमारा राष्ट्रीय झंडा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बहुब्री समास बनेगा। कौन सा समास बनेगा यहाँ पर? बहुब्री समास बनेगा। और ये जो है, अगर यहाँ पर बहुब्री समास नहीं होता, बहुब्री समास नहीं होता, तो फिर यहाँ पर द्विगु समास बन जाता है। ठीक है, लेकिन तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी आन है, हमारी वान है, हमारी शान है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बहुब्री समास बनेगा। हम बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड थोड़ी तेज कर रखी है हमने, जिससे आपका क्विक रिवीजन पूरे टॉपिक पर हो जाए। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद, बी कमधारय, सी बहुब्री और डी द्विगु। तो त्रिवेणी, त्रिवेणी होता है तीन नदियों का समूह। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का समूह है। प्रयागराज में इनका संगम होता है। प्रयागराज, जो पहले नाम इलाहाबाद था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, द्विगु समास। अब देखो यहाँ पे बात करें बहुब्री समास में क्या होगा? इस समास में जो है अन्य पद प्रधान होता है, और दूसरा समास है इसमें सारे देवी देवता रहते हैं। जीव जंतु प्राणी विशेष कोई हो सकता है, लेकिन उसके समतुल्य कोई दूसरा नहीं होगा, वो यूनिक होगा, वो एक होगा। ठीक है, बहुब्री समास होगा। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरे पद समूह का बोध कराएगा। हमारी वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन, जो दूसरी वीडियो है हमारी समास की, वहां से आप देख लो, मैंने विस्तृत उस पर चर्चा की है। देखो, उसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा क्या है? समूह का बोध कराएगा। संख्यावाची हमारा बहुब्री में भी हो सकता है, जैसे दशानन ले लें हम और त्रिदेव ले लें। तो देखो, 10 शब्द संख्यावाची हो रहा है और त्रिदेव में त्रि शब्द संख्यावाची हो रहा है, लेकिन वहां पर दोनों में समास अलग है। त्रिदेव में द्विगु समास है और दशानन में क्या है? बहुब्री समास है। ऐसे कमधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। उपमेय उपमान का भी आरोप होता है। दोनों समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। तो ये कुछ इनकी पहचान है, वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है। सरिता है, तरंगणी है, भागीरथी है, नदी है। तो आपको सोचो, दिमाग में मनन करो क्या है। देखो, ये विकल्प नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सी भागीरथी होगा, भागीरथी होगा। ये सारे के सारे नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 8वें प्रश्न पे चलते हैं। यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है। देखो, हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, कि है पूछा है नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। और हिंदी बेटा आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपने हमसे पढ़ा है या किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है, तो वहां पर आपके राम स्कूल जाएगा तो राम स्कूल जाएगा, ना तो कैलिफोर्निया जाएगा ना अमेरिका जाएगा, कुछ चेंज परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, हिंदी में आपको अच्छे स्कोर करना है। अगर हिंदी में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप वीडियो बन जाएंगे, ब्लेस डेवलपमेंट ऑफिसर बनी जाएंगे। यमुना का पर्यायवाची नहीं है रविजा, तनुजा, सूर्यजा या अर्कजा। तो देखो, रवि, रवि सूर्य को कहा जाता है, सूर्य की पुत्री है। ठीक है, सूर्यजा भी कहा जाता है, अर्कजा भी कहा जाता है, लेकिन तनुजा नहीं कहा जाता, तनुजा नहीं कहा जाता। तनुजा जो है गंगा का पर्याय है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, तनुजा। नेक्स्ट हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निंदा का विलोम होगा, निंदा का विलोम होगा तो निंदा का संस्तुति होगा, स्तुत्य होगा, स्तुति होगा या संतति होगा। तो इसका निंदा, ठीक है, निंदा, निंदा क्या होगा बेटा? स्तुति होगा, या बखान भी कह सकते हैं हम, स्तुति। सी विकल्प इसका आंसर होगा। एक शब्द और देख लो, एक रिजु होता है, रिजु शब्द, इसका विलोम क्या होता है बेटा? वक्र होता है। ठीक है, रिजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ये अच्छा है, मैं देख रहा था टेस्ट पेपर में, तो ये कई बार पूछा गया है, तो ये शब्द रिजु शब्द देख लेना। एक होता है लायक, लायक का विलोम होगा नालायक। क्या होगा बेटा? नालायक होगा, लायक का विलोम नालायक होगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि जब आप विलोम शब्द का चयन करें तो वहां पर देखें कि हिंदी व्याकरण हमें कहता है कि तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का तद्भव होगा,
देशज का देशज होगा, और विदेशी में विदेशी भाषा का शब्द ही विलोम शब्द होगा। लायक शब्द यहाँ पे विदेशी भाषा में है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, नालायक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर निंदा का क्या होगा, स्तुति होगा। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अनिवार्य, अनिवार्य का विपरीतार्थक होगा, अनिवार्य का विपरीतार्थी होगा ए निवारणीय, बी ऐच्छिक, सी अनावश्यक और डी आवश्यक। सही आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अनिवार्य, अनिवार्य का अपोजिट क्या होता है बेटा, ऐच्छिक होता है। क्या होता है बेटा, ऐच्छिक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सही आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बी बन जाएगा ऐच्छिक। क्या बन जाएगा, बी ऐच्छिक हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका। अनिवार्य का विपरीत आर्थिक शब्द क्या होता है बेटा, ऐच्छिक होता है। ठीक है, और एक शब्द है बेरहम, इसका होता है बेटा रहम दिल। बेरहम का क्या बनता है, रहम दिल बनता है। दूसरा, हम 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का एक शिखर है, या पर्वत के पास की भूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर उपत्यका का अर्थ बताना है। पर्वत के पास की भूमि है, पर्वत का शिखर है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। सही आंसर बताना है। तो उपत्यका मतलब है बेटा पर्वत के पास की भूमि। ये 1 वर्ष में भी हमसे पूछा जाता है। एक उपत्यका शब्द है, कमेंट्स बॉक्स में बताओ, एक अपत्यका होता है। ठीक है, और एक शब्द होता है बेटा अधित्य का। ठीक है, तीन ये अनेक सॉरी अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। एक मैंने आपको बता दिया, दो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को बताओ कि इनका क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, धीर ललित होगा, धीरोदत्त होगा, इनमें से कोई नहीं, या धीरोदात्त होगा। ये क्रम थोड़ा उल्टा हो गया है, ए बी सी यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया है, टाइपिंग थोड़ा मिसप्रिंट है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो देखो पहला ए शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा। धीर ललित कहेंगे, धीरोदत्त कहेंगे, या धीरोदात्त कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। उसे धीरोदात्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धीरोदात्त कहते हैं। ठीक है, एक शब्द है बेटा महत्वपूर्ण, वर्ती में देखना, ये शब्द मोस्टली लोग गलत करते हैं। महत्वपूर्ण, इस शब्द को देखो। और एक शब्द है बेटा कवयित्री। ठीक है, एक शब्द है रचयिता। ये शब्द वर्तनी में पूछे जाते हैं, इन शब्दों को देख लो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, एक शब्द है हमारा बाजार। ठीक है, एक शब्द है मंजू, और एक शब्द है बेटा शांति। ठीक है, ये वर्ड्स है हमारे। एक वर्ड्स पूछा आता है बेटा जिगीशा। ठीक है, एक वर्ड्स पूछा ऐसा है हमसे जिजीविशा। एक वर्ड्स क्या पूछा आता है, जिजीविशा, जिजीविशा। ये वर्तनी संबंधी वर्ड्स हैं, ध्यान रखना इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है कि विद्वान, पहला विकल्प है विद्वान सब जगह पूजा जाता है। दूसरा है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। और सी है वह पुस्तक राम की थी। और डी जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसमें मिश्र वाक्य क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने हमारी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर देखें कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचानने की ट्रिक क्या है, वो हमारे उसमें पड़ी है चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे की शब्द का समन्वय हो रहा है, तो यही वाक्य हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। बाकी हमारे मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति के
वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटता भी गया। बी विकल्प है। सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। और डी, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखो, इसका सही आंसर है कि देखो इतना बड़ा सेंटेंस यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? सी है। उसने मान लिया कि दोष उसका है। की शब्द का यहाँ पर जुड़ाव हो रहा है और की शब्द का जुड़ाव होने से क्या होगा यहाँ पर? ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट हम 15वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं या प्रकार हैं? भेद दो माने जाते हैं, लेकिन प्रकार यहाँ भेद शब्द की जगह जो क्या है बेटा? प्रकार कर लो। यहाँ पर क्या है? प्रकार कर लो। तो प्रकार हमारे कितने बनेंगे बेटा? 8 प्रकार बनते हैं। ठीक है, 8 प्रकार बनते हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इस प्रकार 8 प्रकार बनते हैं यहाँ पर। अब अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट 16वां प्रश्न क्या है? पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता? पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? तो देखो, पद संगठन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। पदान्वय, बिल्कुल सही बात। पद निर्देश कहा जाता है, लेकिन पद निर्णय नहीं कहा जाता, यही इसका गलत आंसर है। तीनों सही है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है कि आयोग आपसे पूछ ले, क्योंकि पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो यहाँ वाक्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम 17वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं बिना देरी करे हुए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए विकल्प दे रखा है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। सी है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। और डी है, बाघ और बकरी पानी पीते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें देखना है कि कर्ता किसके अनुसार आएगा और क्रिया किसके अनुसार आएगी। तो ध्यान रखना होता है हमें कि जो पहला कर्ता होता है हमारा, उसके अनुसार लास्ट क्रिया डिपेंड करी जाती है व्याकरण में। तो देखो यहाँ पर पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी विकल्प होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सारे सेंटेंस यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट हम 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए विकल्प है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। दूसरा है, परशुराम की क्रोधाग्नि में क्षत्रियों को जला दिया। कलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। ठीक है, तो इसका जो आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताना है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। ठीक है, तो लंबे लंबे शब्द यहाँ पर नहीं होता, ये गलत है यहाँ पर सेंटेंस। परशुराम की क्रोधाग्नि में क्षत्रियों को जला दिया, क्रोधाग्नि में क्षत्रियों को जला दिया नहीं, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। सही वहां पर उसका प्रयोग नहीं है क्रिया का। कलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर, ये देखो वृक्षों पर यहाँ पर गलत है यहाँ सेंटेंस। कलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो देखो पढ़ने में यही शुद्ध लग रहा है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हम 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम, पहला विकल्प है, तुम सबसे सुंदरतम हो। दूसरा है, तुम सुंदरतम हो। सी है, एक फूल की माला लाओ। डी है, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कि तुम सबसे सुंदरतम हो या तुम सुंदरतम हो, एक फूल की माला लाओ और मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। तो यहाँ पर सब सेंटेंस आपको शुद्ध से लग रहे हैं। कहते हैं ना कि बेटा सावन के अंदर सब हरे हरा नजर आता है। परीक्षा में चारों विकल्प बिल्कुल सही लगते हैं परीक्षार्थी को, लेकिन उसमें से एक सही होता है और दिमाग हैंग होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बच्चे का, तो दिमाग भी हैंग हो जाता है, एक बात ध्यान रखना। तो इसमें सही सेंटेंस आपको बताना है, तुम सबसे सुंदरतम हो। देखो जब सुंदरतम शब्द लग गया तो सबसे शब्द की जरूरत है नहीं, क्योंकि
जो विशेषण की अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, तो मूलावस्था में मूल सुंदर सब हो गया, और उत्तरावस्था में सुंदरतर हो गया, और जो उत्तम अवस्था होगी वो सुंदरतम हो गया। जब सुंदरतम लग गया तो सबसे सब तो लगेगा नहीं, तो ये सेंटेंस भी यहाँ पे गलत हो गया। तुम सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, तो ये सेंटेंस थोड़ा लग रहा है, इसको देखते हैं अभी। एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला तो हो ही नहीं सकती, माला में तो बहुत सारे फूलों को गुथा जाता है, तो ये विकल्प भी यहाँ पर नहीं होगा। तीसरा है, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं लग गया तो शब्द यहाँ पर आएगा ही नहीं, मैं अवश्य ही जाऊंगा, ये सेंटेंस बन सकता था, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो सेंटेंस है, शुद्ध जो हो रहा है, वो क्या रहा है, तुम सुंदरतम हो। ठीक है, तुम सुंदरतम हो। जैसे कहा जाता है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ। ठीक है, सब कुछ सही सही है। लेकिन गालिब का एक शेर भी है बेटा, गालिब का एक शेर भी है, गालिब का एक शेर भी है, गालिब का एक शेर भी है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि खूबसूरत होना भी, खूबसूरत होना भी क्या खूबसूरत बला है, खूबसूरत होना भी क्या खूबसूरत बला है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, तो ज्यादा खूबसूरत होना भी बड़ा ही नुकसानदेह है। मध्यम वाले लोग ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई व्यक्ति बुरी नजर से नहीं देखता। गालिब साहब का जो शेर है बड़ा ही गजब का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 20वें प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम। देखो, सत्य और अहिंसा का संबंध है, भीषण है, विकट है, घनिष्ठ है, निकट है। ठीक है, सत्य और अहिंसा का संबंध है। भीषण तो नहीं होगा, भीषण तो आग लगती है, विकट भी नहीं होगा, विकराल नहीं होगा, निकट करीब का नहीं है, क्या होगा बेटा, घनिष्ठ संबंध होगा, तो इसका सी आंसर होगा 20 का सी। नेक्स्ट हम 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, ये प्रश्न जो है ताजमहल का अद्भुत नमूना है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, सॉरी नमूना नहीं, नमूना, शिल्पकला का, चित्रकला का, मूर्ति कला का, या स्थापत्य कला का। देखो, ये ताजमहल संबंधी प्रश्न पूछा आता है, इसमें एक वर्ड्स भी पूछा आता है, प्राग ऐतिहासिक। क्या पूछा आता है बेटा, प्राग ऐतिहासिक, हासिक, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें एक प्रत्यय है, क्या है बेटा, एक प्रत्यय लगा हुआ है, और इस शब्द में संधि भी है, प्लाग प्लस ऐतिहासिक व्यंजन संधि का संबंध में हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रे उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा, प्रे उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। और ये शब्द बड़ा अच्छा पूछा आ सकता है, अनसीन पैसेज शायद इस बार परीक्षा में आपके ना हो, पिछली बार तो था नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है बेटा डी होगा, स्थापत्य कला के लिए यहाँ पर ताजमहल का अद्भुत नमूना है। शिल्प कला नहीं है, चित्रकला नहीं है, मूर्ति कला नहीं है, स्थापत्य कला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 22वां प्रश्न, शैतान की आंत होना मुहावरे का अर्थ है। शैतान की आंत, देखो, मुहावरा जो है विशेष अर्थ को इंगित करता है। ठीक है, और लोकोक्ति क्या होती है बेटा, समाज में प्रचलित कथन होते हैं हमारे। तो मुहावरे की पहचान और लोकोक्ति पहचान कोई आपसे पूछे कि कैसे करोगे, तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ होगा, ना लगा हुआ होगा, वो मुहावरा होगा। ठीक है, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, ईद का चांद होना, गुदड़ी का लाल होना, तो ना शब्द आ रहा है। मैं कहता हूं कि ऊंट किस कर पर बैठता है, ठीक है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो ये यहाँ पर देखो ना नहीं आए, ये क्या है बेटा, हमारी लोकोक्तियां हैं। क्या है, लोकोक्तियां हैं। तो शैतान की आंत होना यहाँ पर छूटा हुआ है, शैतान की आंत होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा। ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु, और डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है, मुझे याद नहीं आ रहा किस परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु होना। अगला नेक्स्ट है हमारा 23वां प्रश्न, क्या कह रहा है हमसे,
इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है, इलायची बांटना, ठीक है। तो धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या अपर्याप्त वस्तु होना। तो इलायची बांटने का जो अर्थ है वो क्या होता है बेटा, मुस्लिम लोगों में चलता है दावत देना होता है। और चने बटना, चने बटना का मतलब होता है बेटा इंतकाल हो जाना, मर जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा, दावत देना है। क्या है, दावत देना है। नेक्स्ट हम 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान या अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह। तो आपने मुंशी प्रेमचंद का एक बोल पढ़ा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो वहां पर जो है आपने देखा होगा कि वहां पर क्या होता है, अन्याय की जगह, सबको मतलब एक ही तरह से समझना। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होगा। ए है राह ना सूझना, बी है पीछा छुड़ाना, सी है बराबर बात बदलना, और डी है ढांढस बंधाना। तो चौकड़ी भूल जाना, चौकड़ी मतलब क्या होता है कि अपनी राह मालूम ना होना, मतलब बिल्कुल भुला देना, युद्ध में चलता है। तो वहां पर क्या है, महाराणा प्रताप ने जो है उनकी चौकड़ी भुला दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राह ना सूझना, सही आंसर क्या होगा, राह ना सूझना। 25 प्रश्न हमने कर लिए क्विक रिवीजन में। बच्चों मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगा कि परीक्षा में अब आपके 2 ही दिन शेष रहे हैं। अब आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है, जो अनुभव के आधार पर मैं आपसे बात करा रहा हूं कि आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर, आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर ही अपना जो है पेपर्स देना है। आप जब अच्छे से सो जाएंगे, आपका दिमाग बिल्कुल जब अच्छे से कार्य कर पाएगा, वो तभी कर पाएगा जब आप अच्छे से सो जाएंगे। और सोने के उपरांत जब आप उठेंगे तो आपका दिमाग को बिल्कुल फ्रेशनेस होगी। तो जिसको आना जाना परीक्षा के सेंटर दूर लगे हुए हैं, तो आपको आना जाना है तो आप पहले ही कर लें, जिससे आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और पेपर्स को अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएं। और परफॉर्मेंस देने के बाद में तुम देखा होगा कि शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो 2 कदम पीछे हटता है। तो वैसे ही आप बिल्कुल अगर रिलैक्स होंगे और अच्छा वो करेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर लेंगे और पेपर्स आपका बहुत अच्छा होगा। और मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ सॉरी, 25 प्रश्नों को ही हम लेकर आए थे। वीडियो अगर आपको लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। मोटिवेशनल के रूप में मैं आपसे कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आपको हमेशा निरंतर मेहनत करती रहना है, निरंतर प्रयासरत रहना है, अपने प्रयास को कभी कम नहीं होने देना है। आप प्रयास करेंगे, देखो चींटी चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है, गिरती है, लेकिन फिर संभल के वो जो अपनी नैया को पार लेके चली जाती है। ऐसे ही आपको जो है हिम्मत रखनी है। पेपर्स को बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, समझना है किस प्रश्न में पूछा है, नहीं है या होगा नहीं होगा, इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से देना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे तुरंत आगे बढ़ जाना है, उससे तुरंत आगे बढ़ जाना है और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। एक